सो हेलो एवरीवन, हम ऑलरेडी क्लास 12 का एक न्यू चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, तो उस चैप्टर में हमने बहुत सारे, जो इसकी पहली वीडियो आई थी इस चैप्टर की, उसमें बहुत सारे टॉपिक्स हम ऑलरेडी कवर कर चुके थे। ठीक है, हमने स्टार्ट किया था कि जो फ्लावर है वो एंजियोस्पर्म्स का एक रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। ठीक है, वहां से स्टार्ट किया था। तो उसी को हमने स्टेप वाइज मैनर में आगे प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स पढ़े थे, फर्टिलाइजेशन क्या होता है, बहुत सारे टॉपिक्स हमने इस चैप्टर की पार्ट 1 की जो वीडियो मैंने डाली है उसमें हमने कवर कर लिया है। अब जो ये वीडियो होने वाला है वो इस चैप्टर का पार्ट 2 है। ठीक है, तो पार्ट 2 में हमने इसके आगे के जो टॉपिक्स हैं, लाइक प्री फर्टिलाइजेशन हमने स्टार्ट किया था, उसमें हमने पढ़ा था कि बेसिकली एंथर का स्ट्रक्चर कैसा होता है, स्टेमन है तो स्टेमन का स्ट्रक्चर कैसा होगा। ठीक है, साथ में एंथर की वॉल्स के बारे में पढ़ लिया था। बहुत सारे टॉपिक्स हम ऑलरेडी कवर कर चुके थे। अब हमें इसके आगे के टॉपिक स्टार्ट करने हैं। देखो, कोशिश करना कि जो इसके पहले की वीडियो है वो बेसिकली तुम एक बार रिवाइज कर लो, तभी इस वीडियो पे आना। इससे पहले के टॉपिक्स अगर तुमने ठीक से नहीं पढ़े हैं तो आगे के टॉपिक्स को समझना तुम्हारे लिए काफी मुश्किल होगा। ठीक है, तो वो चीजें नहीं करनी है। जो भी टॉपिक्स मैंने लास्ट में पढ़ाया था तुमको, लाइक ये सारा पढ़ाया था, ये टैपेटम वगैरह जो भी है, ठीक है, टैपेटम और इसकी एंथर की वॉल्स वगैरह जो पढ़ाई थी, कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स थे जो कि इंपॉर्टेंट है रिवाइज करने के लिए, तो उन्हें प्लीज रिवाइज कर लेना। ठीक है, अब हमने स्टार्ट कर दिया है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, यानी हमें पता है कि जो एंजियोस्पर्म्स है उनमें डबल फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है, 2 बार फर्टिलाइजेशन होगा, सिंगेमी होती है, साथ में एंडोस्पर्म भी बनता है। लेकिन अब बात आती है कि जब हम प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स की बात कर रहे हैं तो वहां पे पहले गैमीट बनेगा। ठीक है, तो गैमीट हमने पढ़ लिया था कि पूरा स्ट्रक्चर है वो कैसा है। ठीक है, तो पूरा स्ट्रक्चर हमने एक बार पढ़ लिया था। अब हमें, क्योंकि पूरे स्ट्रक्चर को हमने पढ़ा क्यों है, ताकि हम जो गैमीट है उसकी फॉर्मेशन की प्रोसेस को और समझ सके। जब हमें बेसिकली फर्टिलाइजेशन करानी है, ठीक है जी, जब हमें फर्टिलाइजेशन करानी है तो बेसिकली हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पूरे स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा। पहले स्ट्रक्चर की पूरी अंडरस्टैंडिंग चाहिए कि अगर स्ट्रक्चर जो भी है, बेसिकली अगर मेल पार्ट है, फीमेल पार्ट है, पहले उसका स्ट्रक्चर हमें पता होना चाहिए कि पूरी जो मशीनरी उनको भगवान ने दे रखी है उसमें क्या क्या स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, और जब गैमेट फॉर्मेशन होती है तब बेसिकली कौन से स्ट्रक्चर्स वहां इन्वॉल्व होते हैं। उसी में हमने फ्लावर पढ़ा और चीजें पढ़ी। तो प्री फर्टिलाइजेशन जो हम पढ़ रहे हैं तो उसमें हमने पहले स्ट्रक्चर पढ़ लिया। अब हम जो वहां पे गैमीट बनेगा, क्योंकि हम स्ट्रक्चर क्यों पढ़ रहे हैं, ताकि हम गैमीट फॉर्मेशन को समझ सके। तो गैमीट फॉर्मेशन में पहली प्रोसेस आ रही है मेल के केस में, दैट इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। जब मेल की बात होती है, बेसिकली जो मेल प्लांट है, अगर फ्लावर है या फिर आपका एंजियोस्पर्म है, ठीक है, एंजियोस्पर्म है, तो बेसिकली हम किसकी बात कर रहे हैं, अभी मेल की। तो मेल में हमने पढ़ लिया, एंथर होता है, स्टेमन होता है, उसकी वॉल्स हमने पढ़ ली। ठीक है, क्या वहां पे बन रहा है वो हमने पढ़ लिया, प्लॉइडी वगैरह के बारे में पढ़ा। अब हमें बताना है कि यहाँ पे जो गैमीट बनेगा, हमने पढ़ा था ना, तो स्पोरोजिनस टिश्यू होता है, माइक्रोस्पोर मदर सेल होता है, प्राइमरी मदर सेल होता है, साथ में टैपेटम लगा होता है। तो बेसिकली अब हमें ये देखना है कि वहां पे गैमीट बनेगा कैसे, जो गैमीट फॉर्मेशन हो रही है वो होने कैसे वाली है, उसका क्या प्रोसीजर रहेगा, मियोसिस होगी, माइटोसिस होगी, कौन सा सेल है जो कि एकदम प्राइमरी फंक्शन इन्वॉल्व कर रहा है। ठीक है, तो वो सारे काम हमें यहाँ पे इस प्रोसेस में पढ़ने। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में बेसिकली क्या होता है, माइक्रोस्पोर बनेगा। माइक्रोस्पोर कौन था, मेल का गैमीट। जो मेल का गैमीट है, यहाँ पे जो मेल गैमेट है, जो कि फर्टिलाइजेशन के लिए हमें चाहिए ना, दोनों गैमेट्स, मेल गैमेट्स भी चाहिए, फीमेल गैमेट्स भी चाहिए। तो जो मेल गैमेट है दैट इज माइक्रोस्पोर। ठीक है, तो वही ये बता रहा है यहाँ पे, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस इज द फॉर्मेशन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स। यानी क्या है, फॉर्मेशन, और दूसरी एक टर्म आती है दैट इज डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है जब उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर की पहले फॉर्मेशन हो रही है और फिर उसकी मैच्योरेशन हो रही है, जो एक मैच्योरेशन की प्रोसेस होती है कि अब वो स्ट्रक्चर बन चुका है और अब उसको अपना काम करना है जाके। ठीक है, पॉलिनेशन करनी है अगर पॉलन ग्रेन है तो। ठीक है, तो जो डिफरेंशिएशन की प्रोसेस है साथ में उसके फॉर्मेशन की, कि पहले तो वो बने, फॉर्म हो, उसको पर्टिकुलर स्ट्रक्चर प्रोड्यूस करे, साथ में डिफरेंशिएशन माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में आता है, मतलब कि
वो अपना काम भी जाके कर रहा है, कि उसका फंक्शन क्या है वो भी हमको थोड़ा सा यहाँ पे पढ़ना है। तो माइक्रोस्पोर्स कौन है यहाँ पे आपको पता होने चाहिए, दैट इज पॉलन ग्रेन्स या फिर मेल गैमेट। ठीक है, तो ये चीजें पता होनी चाहिए कि मेल गैमेट ही है जो कि यहाँ पे माइक्रोस्पोर का काम कर रहा है। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस क्या होती है ये पता होना चाहिए। डेफिनेशन तुम्हें आएगी, और ये प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में से है, पहला ही पार्ट है, दैट इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है, होता क्या है, पीएमसीज। पीएमसीज क्या थी, जिसने पहले की वीडियो अटेंड करी है उसको पता होगा व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीएमसी। प्राइमरी मदर सेल कहां से आ रहा है, जो अंदर के सेल्स प्रेजेंट थे, लेयर्स प्रेजेंट थी ना पूरी की पूरी, अंदर स्पोरोजिनस टिश्यू था, उसी का पार्ट है पीएमसी। इसके पास ही कौन प्रेजेंट थी, टेपेटम, इसको न्यूट्रिशन देने के लिए। ठीक है, तो पीएमसीज गो थ्रू मियोसिस। क्या होता है, पीएमसी में मियोसिस होना स्टार्ट होता है। अब खुद को पढ़ा, ये चीज तुम्हें पता होगी, पढ़ा होगा तुमने 11th क्लास में, जब भी मियोसिस होता है तो अगर 2n है, जस्ट इमेजिन कि पीएमसी जो है उसकी प्लॉइडी क्या है, मान लो 2n है, डिप्लॉइड है, तो मियोसिस होके 4 हैप्लॉइड सेल्स बनाएगी, 4 हैप्लॉइड पॉलन ग्रेन्स बनाएगी। इसी पूरी प्रोसेस को हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कह रहे हैं। तो वही ये चीज यहाँ पे कह रहा है कि मियोसिस होती है इसमें पीएमसी में, तो क्या कह रहा है कि टेट्राहेड्रल या फिर टेट्राड्स आर फॉर्म्ड बाय ईच, टेट्राड्स बनते हैं। पीएमसी क्या बना रही है, टेट्राड। टेट्राड का मतलब क्या है, यहाँ पे 4 सेल बनेंगे। टेट्राड का मतलब होता है कि एक ही ऐसा प्रेजेंट है, ये स्ट्रक्चर है, और ये सारे सेल्स अभी डिफरेंशिएट नहीं हुए हैं, ये इनका न्यूक्लियस है और ये स्ट्रक्चर्स अभी डिफरेंशिएट नहीं हुए, दैट इज टेट्राड। मतलब कि यहाँ पे कैरियोकाइनेसिस हो गई बट साइटोकाइनेसिस नहीं हुई है, इसीलिए इसको टेट्राड बोल रहे हैं। जब आगे चल के यहाँ पे साइटोकाइनेसिस होगी, ठीक है, साइटोकाइनेसिस जब होगी तब आगे चल के हम उन्हें इंडिविजुअल सेल्स बोल सकते हैं। साइटोकाइनेसिस के बाद हम उनको इंडिविजुअल सेल्स बोल सकते हैं, उससे पहले नहीं बोल सकते। ठीक है, जब बेसिकली कैरियोकाइनेसिस हो रही है, साइटोकाइनेसिस नहीं हो रही है, तो पूरा एक ही स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है चारों सेल्स। लेकिन जब बेसिकली हम क्या कर रहे हैं कि ये जो साइटोकाइनेसिस है, साइटोकाइनेसिस की प्रोसेस आगे जब हो जाती है तब उसको हम इंडिविजुअल सेल्स बोल सकते हैं, उससे पहले हम उसको नहीं बोल सकते। तो वही ये बात कह रहा है। तो ये हो गया तुम्हारा टेट्राड्स वाला स्ट्रक्चर। चारों जितने भी पीएमसीज आ रहे हैं बार बार मियोसिस करेंगे और 4 नए हैप्लॉइड सेल्स बनाएंगे। प्लॉइडी तुम्हें पता होना चाहिए, जिसने अच्छे से पढ़ा है कि मियोसिस कैसी होती है, मियोसिस की प्रोसेस कैसे होती है, तो वो फिर उस चीज को एक्सप्लेन करना तुम्हारे लिए इजी हो जाएगा। अगर तुमने अपने 11th क्लास में सेल डिवीजन एंड सेल साइकिल में मियोसिस अच्छे से पढ़ा है तो ये टॉपिक कोई बड़ा दिक्कत नहीं है तुम्हारे लिए, तुम अच्छे से उस चीज को एक्सप्लेन कर सकते हो एग्जाम में, क्योंकि तुम्हें कुछ नहीं करना है, यहाँ पे बस बताना है कि जो मेन सेल है, इसीलिए इसे प्राइमरी मदर सेल बोल रहे हैं। मदर सेल भी क्यों बोल रहे हैं, प्राइमरी इसलिए क्योंकि फंक्शनल है। पीएमसी नहीं होगा तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होने नहीं वाला, फेट ही उसका वही है ना, स्टार्ट स्पोरोजेनस टिश्यू से कर रहा है। साथ में मदर सेल इसीलिए क्योंकि 4 प्रोजेनी बना रहा है, प्रोजेनी बना रहा है ना, 4 हैप्लॉइड सेल्स, तो वही ये कह रहा है। टेट्राड्स का तुम्हें पता होना चाहिए। देन देख लो, साइटोकाइनेसिस कैन बी आइदर सीक्वेंशियल और साइमल्टेनियस, कि या तो सीक्वेंस, ये टर्म समझो, टर्मिनोलॉजी देखो इधर की। सीक्वेंशियल मतलब कि एक सीक्वेंस में, कि पहले का जो बताया तुमको मैंने कि पहले कैरियोकाइनेसिस हो रही है फिर साइटोकाइनेसिस हो रही है, दैट मींस कि सीक्वेंशियल साइटोकाइनेसिस है। साइमल्टेनियस साइटोकाइनेसिस का मतलब क्या होगा कि जब वहीं पे ये सेल्स बने, कैरियोकाइनेसिस हो गई और यहां से ये सेल डिफरेंशिएट हो गए 4 सेल्स में एक ही साथ, कि पहले उसने न्यूक्लियस को डिवाइड करते हुए ही सेल को भी डिवाइड कर दिया। कैरियोकाइनेसिस होने के साथ साथ ही साइटोकाइनेसिस भी हो गई साइमल्टेनियसली। तो जब साइमल्टेनियसली होगी तब हमें 4 हैप्लॉइड सेल्स मिल जाएंगे। तो वही बता रहा है कि यहाँ पे जो साइटोकाइनेसिस है वो सिक्वेंशियल भी हो सकती है, साथ के साथ बेसिकली साइमल्टेनियस भी हो सकती है, कि साइटोकाइनेसिस कैरियोकाइनेसिस के साथ भी हो सकती है जब टेट्राड फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, ये स्टेप्स है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के, तुम्हें लर्न होने चाहिए। नेक्स्ट आ जाओ, दैट इज टेट्राड्स आर क्लासिफाइड इनटू 5 टाइप्स। कैसे बने हुए हैं
ये ज्यादा तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, तुम्हें बस थोड़ा सा अपना अगर कंटेंट इनहेंस करना है बोर्ड एग्जाम में लिखने के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसमें तुम थोड़ा बहुत ऐड कर सकते हो, लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसे तुम स्किप भी कर सकते हो इस लाइन को। लेकिन एक बार नॉलेज के लिए पढ़ लेते हैं। टेट्राहेड्रल होता है, टेट्राहेड्रल मतलब कि उसके चार, एक तरह से चार हेड्स है। देन आइसोबाइलेटरल, दोनों स्ट्रक्चर सेम भी हो सकता है। डेकिसेट, देन टी शेप्ड हो सकता है, ठीक है। लीनियर, ये शेप हो सकते हैं किसके, टेट्राड्स के। लीनियर का मतलब है कि बेसिकली ऐसा ही कुछ बन गया है स्ट्रक्चर और एक ही लाइन में चार प्रेजेंट है, जैसे कि हमने कभी फंजाई में पढ़ा था, ठीक है। ये पता होना चाहिए थोड़ा बहुत। द मोस्ट कॉमन शेप्स इज टेट्राहेड्रल, ऑब्वियसली अगर टेट्राड है तो उसके चार हेड्स बता रहे हैं, तो बेसिकली टेट्राहेड्रल वाला स्ट्रक्चर ज्यादा आपको एक कन्वीनियंट पॉइंट ऑफ व्यू से आप याद रख सकते हो कि टेट्राहेड्रल उसका स्ट्रक्चर होता है। फिर साइटोकाइनेसिस का तो मैं एक्सप्लेन कर देना इसमें, ठीक है। द सेल वॉल इज फॉर्म्ड आफ्टर मियोसिस, मियोसिस हो गई और अब सेल वॉल बनना स्टार्ट हो रही है। एंड मियोसिस, बेसिकली मियोसिस 1 के बाद इनकी सेल वॉल बनना स्टार्ट हो जाती है। मियोसिस 1 में पता है ना कि डिवीजन हो जाता है, ठीक है। फिर मियोसिस 2 के बाद हमें 4 हैप्लॉइड सेल मिल रहे हैं, तो वही बता रहा है मियोसिस 2 इन सक्सेसिव टाइप्स, मतलब कि एक सीक्वेंस में चल रहा है। एंड रिजल्टिंग इन आइसोबाइलेटरल पोलर टेट्राड, आइसोबाइलेटरल का मतलब है कि दोनों साइड का स्ट्रक्चर सेम है, आइसोबाइलेटरल ऐसे स्ट्रक्चर प्रेजेंट, आइसोबाइलेटरल सारी साइड सेम है, ठीक है। तो वही बता रहे हैं मोनोकॉट्स हैव इट एज अ डिस्टिंक्टिव ट्रेट, मोनोकॉट्स में ये ट्रेट होता है कि उनका जो टेट्राड होता है ना वो आइसोबाइलेटरल होता है, सारी साइड सेम है, इक्वल है, जिसमें तुम बोलते हो ना बाइलेटरल सिमेट्री जिसमें प्रेजेंट है, ठीक है। तो वैसा ही स्ट्रक्चर है जहां पे बाइलेटरल सिमेट्री प्रेजेंट है। टेट्राड की बात कर रहे हैं, मतलब कि अभी सेल्स का जो एक हमारे पास एक एग्रीगेशन हमें मिला है, उसको इसने क्या बोला, आइसोबाइलेटरल टेट्राड। और हुआ क्या, पीएमसी, देखो एक फ्लो चार्ट बना सकते हो उसको। पीएमसी में पहले क्या हुआ, मियोसिस 1, देन उसमें क्या हुआ, मियोसिस 2, और खुद को भी पता है कि मियोसिस 2 के बाद ये सारी प्रोसेसेस चलती है। क्यों, मियोसिस 1 और मियोसिस के 2 के बीच में कौन सा फेज होता है, इंटरफेज होता है, उसमें सेल वॉल बनना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो फिर वही कह रहा है कि साइटोकाइनेसिस यहाँ पे जब हो रही है तो हमारे पास 4 पॉलन ग्रेन्स हमको मिल रहे हैं, हैप्लॉइड, जिनकी प्लॉइडी क्या है, हैप्लॉइड है, ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो मोनोकॉट वाला याद रख लेना। देन इन द साइमल्टेनियस टाइप, दूसरे टाइप में साइमल्टेनियस जब साथ में ही हो रहा है, साइटोकाइनेसिस कैरियोकाइनेसिस के साथ हो रहा है। ईच न्यूक्लियर डिवीजन इन अ माइक्रोस्पोर मदर सेल इज फॉलोड बाय द फॉर्मेशन ऑफ अ सेल वॉल। माइक्रोस्पोर मदर सेल में जब मियोसिस हो रही है तो अब जो सेल्स बन रहे हैं वो साथ में सेल वॉल भी बनाए जा रहे हैं अपनी, ठीक है, क्योंकि उसको डिवीजन करना है। अगर मान लो ये हमने बना लिया एक टेट्राड दैट इज आइसोबाइलेटरल टेट्राड, तो ये खुद की सेल वॉल भी बनाने लग जाएगा और ये चारों सेल अब अलग हो जाएंगे और 4 पॉलन ग्रेन्स बना लेंगे, ठीक है। आइसोबाइलेटरल में यही चीज हो रही है कि क्या कह रहा है, साइमल्टेनियस टाइप में कि तभी कैरियोकाइनेसिस भी हुई, यानी न्यूक्लियर डिवीजन हो गया, माइक्रोस्पोर मदर सेल ने डिवाइड कर दिया और साथ में हर सेल खुद का फॉर्मेशन कर रहा है, किसका, सेल वॉल का। तो कैरियोकाइनेसिस इज फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस साइमल्टेनियसली, दोनों चीजें साथ में चल रही हैं। तो वही ये कह रहा है न्यूक्लियर डिवीजन भी साथ में हो गया है, जो कि हमें किससे मिला, प्राइमरी मेगास्पोर मदर सेल से, सॉरी माइक्रोस्पोर मदर सेल से, ठीक है। इसमें कंफ्यूज मत होना, अगर माइक्रोस्पोर मदर सेल, क्योंकि दोनों चीज को हम पीएमसी एमएमसी लिखते हैं तो कंफ्यूजन हो जाता है। तो माइक्रोस्पोर इज फॉर मेल पार्ट एंड मेगास्पोर इज फॉर फीमेल पार्ट, ठीक है। इतना समझ आया। नेक्स्ट पे आते हैं, द टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट इज सेपरेटेड फ्रॉम द माइक्रोस्पोर्स, सेपरेट हो जाती है माइक्रोस्पोर, क्योंकि उसी पोर्शन में वही बात कह रहा है ना कि सेपरेट क्यों हो रही है, पहले इस पोजीशन में था, इस स्ट्रक्चर में प्रेजेंट ऐसा था, जब उसमें साइटोकाइनेसिस हो गई तब आगे सारे सेपरेट हो गई। ये डायग्राम बार बार इसीलिए बना रही हूँ ताकि तुम्हारे विजुअलाइज हो सके उस चीज को, ठीक है। तो माइक्रोस्पोर अब उससे सेपरेट हो गए। आफ्टर दैट दे आर सराउंडेड बाय अ 2 लेयर्ड वॉल, अब इनके अंदर ही, अब ये सारे अलग हो गए हैं 1 2 3 4, इसमें हम एक पॉलन ग्रेन को उठा के देखते हैं। पॉलन ग्रेन है ये, उसका न्यूक्लियस हो गया, ठीक है। अब इसने क्या बोला है कि 2 लेयर्ड वॉल आती है, एक वॉल आती है जो कि 2 लेयर्ड है, एक एरी एंड देन ये 2 लेयर्ड वॉल है,
ठीक है, सराउंडेड बाय 2 लेयर्ड वॉल, हर पॉलन ग्रेन के बाहर 2 लेयर आ रही है। तो ईच लिख लो इस पॉइंट को, ईच माइक्रोस्पोर contains 2 layered cell wall। ठीक है, 2 लेयर्ड सेल वॉल है, सब पॉलन ग्रेन के बाहर, सब माइक्रोस्पोर के बाहर 2-2 लेयर्स प्रेजेंट है। उसी को इसने डिफरेंशिएट किया है, एनसीईआरटी में भी वही चीज दे रखी है। द आउटर वॉल इज नोन एज एक्साइन, आउटर मतलब कि एक्सटर्नल, एक्साइन बोल दो उसको, ठीक है, एक्साइन। एंड द इनर वॉल इज नोन एज द इंटाइन, और ये इंपॉर्टेंट लाइन है, व्हाट इज एक्साइन, व्हाट इज इंटाइन, ठीक है, पूछ लेता है। ये इंट्रॉन एक्सोन वाला तो अलग है कॉन्सेप्ट, लेकिन ये तुम्हें जो लेयर्स है सेल वॉल की वो तुम्हें पता होना चाहिए कि एक्साइन कौन सी है एंड देन इंटाइन कौन सी है, ठीक है। द पॉलन ग्रेन्स आर द मेल गैमेटोफाइट्स फर्स्ट सेल्स, फर्स्ट सेल वही है, मेल गैमेटोफाइट पूरा बनेगा। अगर तुमने प्लांट किंगडम पढ़ा है तो तुम्हें पता होगा कि गैमेटोफाइट का जो फर्स्ट सेल है उसी को हम स्पोर बोलना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट सेल्स क्या होते हैं, माइक्रोस्पोर्स, दे आर द पॉलन ग्रेन्स, पॉलन ग्रेन्स यही बना रहे हैं। तो पॉलन ग्रेन्स के बाहर जो बेसिकली गैमेट हमारा बन गया, ये गैमेट बन गए, स्पोर्स बन गए, इन्हीं के जो सेल्स, एक एग्रीगेशन जो बन रहा है, जो सेल्स है उसी को हम पॉलन ग्रेन कह रहे हैं। कंफ्यूजन नहीं हो रहा है, गैमेटोफाइट, गैमेट इज डिफरेंट थिंग, पॉलन ग्रेन इज डिफरेंट थिंग। वो उनके सेल्स है, वो खुद को कवर करके बना रहे हैं, यानी अंदर स्पोर प्रेजेंट है। अब जब उसके बाहर 2 लेयर्स आ गई, एक एक्साइन, सॉरी दिस इज इंटाइन एंड दिस इज एक्साइन, ठीक है, 2 लेयर्स आ गई, इसको हम क्या कह रहे हैं, पॉलन ग्रेन। यानी जो सेल बना रहा है गैमेटोफाइट, जो मेल गैमेटोफाइट जो सेल्स बना रहा है, दे आर पॉलन ग्रेन्स, उनको हम पॉलन ग्रेन्स कह रहे हैं। कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करनी है। द टेपिटम इज डिप्लीटेड, बताया था, क्योंकि पॉलन ग्रेन का सारा काम हो चुका है, पीएमसी का काम हो गया, माइक्रोस्पोर बन गया, नरिशमेंट हो गई है, तो टेपिटम पॉलन ग्रेन अब पूरा बन गया, तो टेपिटम का काम खत्म हो गया है बेसिकली, क्योंकि टेपिटम का काम क्या था, सिर्फ नरिशमेंट प्रोवाइड करना, नरिशमेंट दे रहा था उधर, ठीक है। अब वो पूरा स्ट्रक्चर बन गया, तो अब वो टेपिटम जो है वो शेड हो जाएगी, एंड द एंथर बिकम्स ड्राई स्ट्रक्चर। एंथर का क्योंकि काम हो गया है तो शेड ऑफ हो जाते हैं ये स्ट्रक्चर्स, एंथर भी ड्राई हो जाएगी उस केस में। द पॉलन इज लिबरेटेड बाय द एंथर डेहिसेंस, बताया था ना, एंथर डेहिसेंस होता है ऐसे, दिस इज एंथर, बीच में कनेक्टिव है, बीच में यहाँ पे कौन सी लेयर टूट रही थी, एंडोथीशियम टूट रही थी। बेसिकली जब भी डेहिसेंस होता है, या फिर मिडल लेयर्स कौन सी थी, कंफर्म करके बताओ ये, ठीक है। तो एंथर डेहिसेंस जो है, जब एंथर डाइसेंस होगा, जब एंथर ब्रेक डाउन होगा, तब बेसिकली यहाँ से क्या रिलीज होंगे, पॉलन ग्रेन्स। ये चीज तुम्हें पता होनी चाहिए, ठीक है। जो भी लेयर्स थी वो कंफर्म कर सकते हो, कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो जब एंथर का डाइसेंस होगा तब बेसिकली यहाँ से जितने भी पॉलन ग्रेन्स है वो रिलीज हो जाएंगे। हुआ क्या, गैमेटोजेनेसिस हो गई, एंथर ड्राई हो गया, टेपिटम डिप्लीट कर गया, टेपिटम खत्म हो गया, साथ के साथ एंथर का डाइसेंस हुआ, तब पॉलन ग्रेन्स रिलीज हुए, ठीक है। आगे आते हैं, टेट्राड स्पोर न्यूक्लियाई रिमेन फंक्शनल टू फॉर्म 4 माइक्रोस्पोर्स। टेट्राड में बेसिकली 4 न्यूक्लियस हैं, ठीक है, तो वो माइक्रोस्पोर बना रहे हैं, ठीक है, हमने पढ़ चुके हैं हम। इन सम केसेस ऑल 4 पोलन रिमेन अटैच्ड फॉर्मिंग कंपाउंड पोलन एज इन जंकस जेट्रोफा। कुछ में क्या होता है ना कि ये सारे पोलन ग्रेन्स ना अटैच्ड रहते हैं एक ही पार्ट में, दिस इज नॉट मच रेलिवेंट, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंट नहीं है, थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। तो उसमें कंपाउंड बना लेता है, जब कंपाउंड पॉलन ग्रेन का मतलब एक बार समझ लो, वैसे आता नहीं है ये एग्जाम में, लेकिन नॉलेज के लिए देख लो। कंपाउंड पॉलन ग्रेन का मतलब है कि तब बेसिकली जो सारे पॉलन ग्रेन्स बन रहे हैं वो अटैच्ड है, 4 न्यूक्लियस अलग हुए ही नहीं, ठीक है, तब बेसिकली क्या बन गया यहाँ पे, कंपाउंड स्ट्रक्चर। जंकस जेट्रोफा इसका एग्जाम्पल है। देन माइक्रोस्पोर्स आर प्रेजेंट एज पॉलिनियम, माइक्रोस्पोर किसकी तरह प्रेजेंट है, पॉलिनियम की तरह प्रेजेंट है, कहाँ पे, इन द एस्लिपिडियासी एंड ऑर्किडेसी, ऑर्किड्स की जो फैमिलीज है, ठीक है। इसकी प्रोनाउंसिएशन देख लेना एक बार तुम अच्छे से, कि ये बेसिकली कुछ फैमिलीज है, कुछ फ्लावर्स की फैमिलीज है, ऑर्किडेसी जैसे ऑर्किड्स वगैरह, ठीक है।
तो उनकी फैमिली में ये क्या करते हैं, पॉलिनियम, इस माइक्रोस्पोर्स डिवाइड नहीं करते, पॉलिनियम की तरह ही प्रेजेंट रहेंगे, डिवाइड नहीं करते, ठीक है। पॉलिनियम क्या है देख लो एक बार, एग्जाम में ये चीजें नहीं आएंगी, आपसे सिर्फ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पूछा जाएगा, साथ में क्या प्रोसेस है पीएमसी में, मियोसिस 1 मियोसिस 2, वो वाले स्टेप्स लिख देने हैं आपको, साथ में थोड़ा सा स्ट्रक्चर बता देना पोलन ग्रेन का, एक्साइन एंटाइन, ये सारा उतना रेलिवेंट नहीं है, पर बस नॉलेज के लिए पढ़ लेंगे। अ मास ऑफ पोलन ग्रेन्स फाउंड ऑन ईच एंथर लोब, एंथर पे ही अटैच्ड है, रिलीज नहीं हो रहा, ठीक है। द एंटायर मास ऑफ पोलन ग्रेन्स is transferred as a unit when the pollinarium is attached to pollinating agents as an insect. अब जब इंसेक्ट भी pollen grains को कैरी करेगा, अब इस चीज को समझना, क्योंकि बेसिकली क्या है, एंथर पे पूरा यूनिट की तरह प्रेजेंट है pollen grains का, एक छत्ता बन गया है पूरा, ठीक है, एक एग्रीगेशन है जिसको हम पॉलिनियम बोल रहे हैं। तो जब इंसेक्ट क्रॉस पॉलिनेशन करेगा तो वो सिर्फ एक पॉलन ग्रेन को नहीं लेके जाएगा, वो पूरे पॉलिनियम को पूरे ट्रांसफर करने की कोशिश करेगा। अगर अपने बॉडी स्ट्रक्चर से वो उस चीज को ट्रांसफर कर रहा है तो बेसिकली किससे ट्रांसफर करेगा, वो अपने पूरे पॉलिनियम को, पूरा जो यूनिट प्रेजेंट है यहाँ पे पूरे पॉलिनियम को लेके जाएगा, एक पॉलन ग्रेन को यहाँ नहीं लेके जा रहा, ठीक है। तो ये पॉलन ग्रेन का क्लियर हो गया है, पॉलिनियम, व्हाट इज पॉलिनियम। नेक्स्ट देख लो, थोड़ा पॉलन ग्रेन का स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस समझ आ गया क्या हुआ, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में पीएमसी में मियोसिस हुई, स्ट्रक्चर कैसा बना, टेट्राड कैसा बना, ये सारे पॉइंट्स लर्न कर लेना, जितने भी स्लाइड्स में दिए हुए हैं नोट्स अच्छे हैं, इन्हें आप अपने एग्जाम में अगर लिखोगे अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हो, अच्छा कंटेंट है, ठीक है। 5 मार्क्स में आ सकता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अगर बात करें माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की, क्वेश्चन अगर आता है तो तुम लोगों को स्टेप्स लिख देना, डायग्राम बना देना, ठीक है। प्लॉइडी अच्छे से मेंशन करना हर स्ट्रक्चर की, कि पीएमसी अगर है तो उसकी क्या प्लॉइडी है, पता होना चाहिए ये चीजें। 2n होता है, हैप्लॉइड जो सेल्स बन रहे हैं वो कैसे बन रहे हैं, टेट्राड का पूरा स्ट्रक्चर बनाना है वहां पे, ठीक है। तो ये सारी चीजें तुम्हें माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में कवर करनी है, टॉपिक प्रिपेयर कर लेना, 5 मार्क्स में आने के चांसेस हैं। आ सकता है क्वेश्चन की एक्सप्लेन माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, पूरे स्टेप्स बताओ उसके, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में आता है, किसमें आता है, पूरा एक्सप्लेन कर देना। अगर आपने थोड़ा सा इसको रीड भी कर लिया ना तो आप लिख सकते हो इट इज अ पार्ट ऑफ प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, यहाँ पे मेल गैमेटोफाइट बन रहा है, ठीक है, माइक्रोस्पोर बन रहा है, पॉलन ग्रेन लास्ट में बन रहा है, डिफरेंशिएट करके ही लिखना, ठीक है। तो इतना एक्सप्लेन कर दोगे, मार्क्स स्कोर कर सकते हो एग्जाम में। अब आ जाओ पॉलन ग्रेन पे, व्हाट इज पॉलन ग्रेन। देखो पॉलन ग्रेन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि हम ना 12th में एक प्रैक्टिकल भी करते हैं पॉलन जर्मिनेशन वाला, पॉलन ट्यूब जर्मिनेशन वाला। तो पॉलन के स्ट्रक्चर को समझना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसी से क्रॉस पॉलिनेशन हो रही है, वही जाके स्टिग्मा पे जर्मिनेट करेगा, पॉलन ट्यूब बनेगी, तब फर्टिलाइजेशन होगा फीमेल गैमेटोफाइट के साथ, तब एम्ब्रियो सैक बनेगा, और तब आगे की प्रोसेस कंटिन्यू होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में। तो इसीलिए पॉलन ग्रेन के स्ट्रक्चर को समझना इंपॉर्टेंट है। एक्साइन, इंटाइन, टेपेटम का क्या हुआ, वो सारी चीजें हम यहाँ पढ़ेंगे। देखो pollen grains come in all forms and all sizes, अलग अलग फ्लावर्स हैं, पता है बायोडाइवर्सिटी जो अर्थ की है, वर्ल्ड की बायोडाइवर्सिटी जो है वो कितनी वास्ट है, तो सब फ्लावर्स अलग अलग टाइप्स के हैं, तो उनके pollen grains, उनके साइज सबके अलग है, साइजेस अलग है उनके, ठीक है, शेप्स अलग है, किसी की अलग अलग शेप मिलेगी आपको, फिर उनके फीचर्स भी अलग है, कुछ स्टिकी होते हैं, ठीक है, कुछ रिबन शेप्ड होते हैं, अलग अलग मिलेंगे। तो बेसिकली ये सारा पता होना चाहिए, फॉर्म्स और साइजेस अलग होंगी, देन इट इज जनरली राउंड, मोस्टली तो राउंड स्ट्रक्चर ही होता है। पॉलन ग्रेन की अगर बात करो तो दिमाग में एक ही टर्म आता है, ऐसी शेप आती है ये वाली, कि राउंड होगा, ऐसे होगा, बाच में कोई बाहर कोई पास में कोई ऐसी लेयर लगी होगी इसकी, ऐसा पॉलन ग्रेन हो सकता है ना, अंदर इसके पास साइटोप्लाज्म वगैरह जो भी इसका नरिशमेंट वाला स्ट्रक्चर है वो प्रेजेंट होगा, बड़ा सा न्यूक्लियस होगा इसके पास, ठीक है। तो ऐसा ही दिमाग में आता है पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर सुन के, ठीक है। अब क्या कह रहा है, राउंड मोस्टली रहेगा एंड हैज अ डायमीटर ऑफ 25 to 30 माइक्रोमीटर। इसको कंफर्म कर लेना, यहाँ पे मीटर सा लिखा है, मीटर तो नहीं हो सकता है, एक बार इसे कंफर्म कर लेना, माइक्रोमीटर ही रहेगा 25 to 30, ठीक है। लेट्स कंफर्म इट, 25 to 30 माइक्रोमीटर, इसे कंफर्म कर लेना एक बार, माइक्रोमीटर होगा, एनसीईआरटी से एक बार कंफर्म कर सकते हैं आप इस चीज को, ठीक है। द pollen grain has a haploid
हैप्लॉइड होता है, पता ही है ना, क्योंकि पीएमसी में मियोसिस हुई तो ये सेल्स बने हैं, तो ये माइक्रोस्पोर्स बने हैं। तो बेसिकली इसकी प्लॉइडी क्या होगी, हैप्लॉइड पता होना चाहिए। देखो प्लॉइडी एक ऐसी चीज है, तुम्हें हर स्ट्रक्चर की पता होनी चाहिए, एग्जाम में पूछी जाती है, ठीक है। और स्ट्रक्चर बनाना इजी हो जाता है। अब तुम स्पर्मेटोजेनेसिस, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस जिसका भी बनाते हो, तुम्हें पीएमसी जो उसका प्रिकर्सर है, पीएमसी उसका प्रिकर्सर है, उसकी तुम्हें प्लॉइडी नहीं पता, कहाँ से बना लोगे, ठीक है। प्लॉइडी अगर गलत भी बना देते तो है ना, तो उसका पूरा स्ट्रक्चर हिल जाता है, फ्लो चार्ट पूरा खराब हो जाता है। तो प्लॉइडी तुम्हें सारे स्ट्रक्चर्स की पता होनी चाहिए। यूनिसेल्युलर बॉडी है, सिंगल सेल्ड है, एक ही तो सेल है हमारे पास, ठीक है। बॉडी विद अ सिंगल न्यूक्लियस, न्यूक्लियस भी इनके पास एक ही है। इट हैज अ टू लेयर्ड एक्सटीरियर वॉल, बाहर जो इसकी लेयर लगी है उसमें दो वॉल्स है, ठीक है, उसमें दो वॉल्स प्रेजेंट होंगे। द वॉल और स्पोरोडर्म इज मेड अप ऑफ टू लेयर्स। अब देखो स्पोर के बाहर की स्किन इज कॉल्ड एज, इज नोन एज स्पोरोडर्म। माइक्रोस्पोर के बाहर जो स्किन प्रेजेंट, खुद को बोलते हो ना डर्म, डर्म का मतलब क्या होता है, स्किन, डर्मेटोलॉजिस्ट, डर्मिस, एपिडर्मिस, डर्म का मतलब होता है स्किन, ठीक है। तो वही ये कह रहे हैं, स्किन जो प्रेजेंट है एक्सटर्नल पार्ट में पॉलन ग्रेन के या फिर माइक्रोस्पोर के, उसी को हम क्या कह रहे हैं, स्पोरोडर्म। लिख सकते हो इसको, वॉल ही है, टू लेयर्ड होती है, लेकिन स्पोरोडर्म कैसी होगी, एक ही है लेकिन दो लेयर प्रेजेंट है इसमें, ठीक है, पॉलन ग्रेन में। अब देख लो थोड़ा सा स्ट्रक्चर क्या है ये। स्कैनिंग की है इन्होंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू पॉलन ग्रेन्स की, कैसे दिख रहे हैं, तो कुछ किस बताया था ना कि अलग अलग साइजेस में, अलग अलग फॉर्म्स में, अपने हैबिटेट के हिसाब से, अपने फ्लावर के हिसाब से वो प्रेजेंट है, कि कैसा हो, जब उन्हें क्रॉस पॉलिनेशन करना है तो क्या क्या फीचर्स उनके पास होनी चाहिए। यही तो फेट है ना पॉलन ग्रेन का, उन्हें पहुंचना है, उन्हें लैंड करना है जाके किस पे, स्टिग्मा पे, ताकि पॉलन ट्यूब बन सके। तो अलग अलग शेप प्रेजेंट है, जैसे अगर बात करें तो ये कुछ अलग सा स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, देन ये, इसे एक बार देख सकते हो कि ऐसे ऐसे टाइप के पॉलन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से इन्होंने फोटोग्राफ्स निकाली है, ठीक है। अब देखो दो लेयर्स थी स्पोरोडर्म की, द आउटर लेयर इज क्वाइट थिक, आउटर है इसलिए क्वाइट थिक है, बहुत थिक है, क्यों, बाहर प्रेजेंट है भाई, प्रोटेक्शन देना है उसको, ठीक है। हैबिटेट कैसा भी है वहां पे अनफेवरेबल कंडीशंस आ सकती हैं, उससे बचाने के लिए वो थिक है, ठीक है। स्किन ऐसी होनी चाहिए ना थोड़ी सी, पैकिंग अगर किसी चीज की कर रहे हैं, अंदर कितनी भी सेंसिटिव हमने प्रेजेंट कोई भी पैकिंग कर रहे हैं, अंदर अगर सेंसिटिव स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है तो बेसिकली उसके बाहर हमें एक स्ट्रॉन्ग, एक थिक कवरिंग देनी पड़ेगी ताकि उसका प्रोटेक्शन हो सके। इट इज नोन एज द एक्साइन, इसको हम एक्साइन बोलते हैं। इट इज कंपोज ऑफ स्पोरोपोलिन। थिक क्यों है, क्योंकि एक स्ट्रक्चर है, एक केमिकल है जिससे ये बनी हुई है, दैट इज स्पोरोपोलिन। बहुत पूछा जाता है 12th के वाइवास के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्वेश्चन पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से पता होना चाहिए व्हाट इज स्पोरोपोलिन, ठीक है। द इनर वॉल इज थिन, अंदर की वॉल थिन है, एंड इज रेफर टू एज इंटाइन, इंटाइन बोलेंगे। इट इज कंपोज एज पैक्टोसेल्यूलोज, सेल्यूलोज की शुगर है, साथ में प्रोटीन भी है, पैक्टिन इज अ टाइप ऑफ प्रोटीन। तो पैक्टोसेल्यूलोज से, सेल्यूलोज से कौन बनी है, देख लो। सेल्यूलोज से तो वैसे भी प्लांट्स की सेल वॉल बनती है, लेकिन इंटाइन कौन है, पॉलन ग्रेन की अंदर की लेयर है, ठीक है। तो वो किससे बनी हुई है, पैक्टो सेल्यूलोज से, लर्न कर लेना इस चीज को, ठीक है, पैक्टो सेल्यूलोज से बनी हुई है। अब इसमें क्या हो रहा है, एक्साइन कैन बी थिक, एक्साइन थिक होती है, पता ही है ये चीज, एंड स्कल्पचर्ड और स्मूथ, स्मूथ भी हो सकती है, देखा भी होगा किसी पॉलन ग्रेन को, ऐसे जैसे टच करते हैं स्टिकी सा लगता है, स्मूथ होता है काफी। इट इज कल्चर क्यूटिकलाइज्ड, यानी क्यूटिकल प्रेजेंट होगी उसके बाहर, थोड़ा अजीब सा टर्म है, क्यूटिकल प्रेजेंट होगी, कोई स्किन प्रेजेंट होगी। एंड द क्यूटिन इज स्पोरोपोलिन, क्यूटिन मतलब कि जो कि स्ट्रक्चर बना हुआ है दैट इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिन। सबसे ज्यादा हार्ड मटेरियल होता है, इसका नाम तुम्हें याद रखना है, which is resistant to chemical and biological decomposition। स्पोरोपोलिन क्यों इतना ज्यादा होता है, कि क्यों हो रहा है, पॉलन ग्रेन कितने माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, कितने छोटे स्ट्रक्चर है, ठीक है, लेकिन क्या हो रहा है कि कितनी भी अनफेवरेबल कंडीशंस हो रही हैं तो भी वो जा रहे हैं, उनको सर्वाइव करना है। तो कितनी भी अनफेवरेबल कंडीशन हो, ये एक मटेरियल होता है स्पोरोपोलिन जो उनकी लेयर के बाहर है, एक्साइन में प्रेजेंट है, जो कि उनको हर अनफेवरेबल कंडीशन में बनाता है स्ट्रॉन्ग, ताकि वो सरवाइव कर सके। तो वही बता रहे हैं, रेजिस्टेंट होता है किसी भी केमिकल
किसी भी बायोलॉजिकल डिकम्पोजिशन, कोई भी इसको डिकम्पोज नहीं कर सकता, कोई भी खत्म नहीं कर सकता इसको, इतना स्ट्रॉन्ग है। दिस कीप्स द पॉलन वॉल इंटैक्ट, इसी की वजह से पॉलन वॉल हमेशा इंटैक्ट रहती है, सेम रहती है, कभी वो टूटती नहीं है। अगर टूट गई तो बेसिकली पूरा डैमेज कर जाएगा ना, स्ट्रक्चर डैमेज हो जाएगा, फिर तो प्रोसेस ही खत्म हो गई। तो इसीलिए उसको प्रोटेक्ट करने के लिए नेचर ने उसको ये एक फीचर दिया है, ठीक है, इंटैक्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम, इंटैक्ट ही रहेगी। इट ऑल्सो कंटेन्स प्रोटीन्स दैट आर इन्वॉल्व इन एंजाइमेटिक एंड कंपैटिबिलिटी रिएक्शंस। वही बता रहा है, ये लाइन तुम्हें समझ आएगी जब हम पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन पढ़ेंगे। ये आगे तुम्हें समझ आएगा जब पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन पढ़ते हैं, क्योंकि स्पोरोपॉलन है, अगर बेसिकली ये लेयर है, ये मान लो तुम्हारा पॉलन ग्रेन है पूरा, अंदर जो भी मटेरियल इसके भरा हुआ है, ये लेयर है बाहर की, यही, इसी को तो मैं क्या बोल रही हूँ तुम्हें, स्पोरोपोलेनिन, इसी को मैंने बोल दिया एक्साइन, इसी में स्पोरोपोलेनिन प्रेजेंट है। साथ में मैंने क्या बोला कि अंदर वाली लेयर पैक्टोसेल्यूलोज से बनी हुई है, और जो एक्साइन की लेयर है ना, एक्साइन की लेयर में मैंने तुम्हें क्या बोला कि यहाँ पे साथ में, ये तो ठीक है स्पोरोपोलेनिन प्रेजेंट है, साथ में कुछ रिएक्शंस एंजाइम्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं, कुछ प्रोटीन्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि इसको तुम्हें जाके किस पे लैंड करना है, स्टिग्मा के ऊपर, ये मान लो स्टिग्मा है, वहां पे जाके जर्मिनेट करेगा तो पॉलन ट्यूब बनानी है इसको, जहां से पॉलन ट्यूब बनेगी वहां पे स्पोरोपोलेनिन गायब हो जाते हैं, ठीक है, वहां पे नहीं होता, ये पार्ट होता है, पढ़ेंगे पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन में, पॉलन ट्यूब जर्मिनेशन में बेसिकली होगा क्या कि वहां पे स्पोरोपोलेनिन नहीं होता, तो इसको जाके इंटरेक्ट करना होता है स्टिग्मा के साथ। पॉलन जब भी लैंड करेगा स्टिग्मा के ऊपर तो उसकी बातचीत होती है स्टिग्मा के साथ कि वो कंपैटिबल है कि नहीं है पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन के लिए, तो उसी को हम पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन बोलते हैं, वही पढ़ेंगे हम पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन में आगे। और यहाँ पे होगा क्या कि इसके पास यहाँ पे कुछ केमिकल्स प्रेजेंट है, जो लिखी हुई है ना ऊपर लाइन की, कुछ केमिकल्स प्रेजेंट है, एंजाइम्स प्रेजेंट है, किस लिए? ताकि कम्युनिकेशन कर सके, बता सके स्टिग्मा को कि मैं ये हूँ, मैं पॉलन ग्रेन हूँ, ये सारी चीजें करने के लिए, ठीक है। एंजाइम्स और कंपैटिबिलिटी चेक कर रहा है कि पॉलन ट्यूब बननी है कि नहीं बननी, वहां पे वो सारी चीजें यहाँ पे चेक करने के लिए इसके एक्साइन में ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इंटाइन को कोई मतलब नहीं पड़ता, इंटाइन से वहां पे पॉलन ट्यूब बनना स्टार्ट होती है। अगर बात करें इंटाइन की, तो इंटाइन को कोई इतना नहीं है, जो मेन फीचर आ रहे हैं वो किसके पास आ रहे हैं, एक्साइन के पास, स्पोरोपोलेनिन, एंजाइमेटिक रिएक्शंस के लिए कुछ केमिकल्स, ताकि कंपैटिबिलिटी चेक कर सके स्टिग्मा उसकी, ठीक है। Exine is classified as inner endodexine and outer ectexine. आउटर वाली एक्टेक्साइन, अंदर वाली एंडेक्साइन, नाम दे रखा है। फिर ऐसे भी लिख सकते हो, अगर एक्साइन है तो दो होगी, एक इनर और एक आउटर, दो टाइप की एक्साइन प्रेजेंट है, ठीक है। और बेसिकली क्या कह रहा है कि दो टाइप की एक्साइन होगी, एक बाहर होगी उसके और एक उसके अंदर होगी। द एक्टेक्साइन यानी बाहर वाली, आउटर, इज फर्दर सब डिवाइडेड इनटू 3 लेयर्स। आउटर एक्साइन के इन्होंने क्या कर रखे हैं, डिवीजन बता रखी है। इनर कंटिन्यूअस फुट लेयर, ये इतना नहीं पूछते, ठीक है। डिसकंटिन्यूअस बैक्यूलेट लेयर, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, स्किप कर सकते हो, इतना एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, बस पता होना चाहिए, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये 2 पॉइंट्स तुम लर्न कर लेना, एक ये वाला, एक ये वाला, जब भी तुमसे इंटाइन एक्साइन पूछे। डिफरेंस पूछ सकते हैं साथ में कि इंटाइन एक्साइन का कंपोजिशन में डिफरेंस बताओ, तो एक्साइन इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलेनिन एंड इंटाइन इज मेड अप ऑफ पैक्टोसेल्यूलोज, ठीक है। और जो एक्साइन वाला ये वाला पार्ट है, इसको तुम स्किप कर सकते हो, पूरी लाइन को, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सारा तुम पूरा अच्छे से लर्न कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाओ, एक मिनट, कौन से पार्ट्स दे दिया इन्होंने, हाँ जी, टेक्टम की लेयर के बारे में बता रखा है, तो देख लो एक बार, रीड तो कर सकते हो। टेक्टम इसी की लेयर है एक्साइन की, बस टेक्टम को ऐसे समझ लो कि एक्साइन की ही लेयर है। एड्स इन पॉलन ग्रेन आइडेंटिफिकेशन, पॉलन ग्रेन की आइडेंटिफिकेशन होगी ना स्टिग्मा पे जाके, उसके लिए, एंड क्लासिफिकेशन बाय फैमिली, जीनस, स्पीशीज, है ना, पता होना चाहिए स्टिग्मा को किस फैमिली का है, किस स्पीशीज का है, किस जाति धर्म का है, सब कुछ चेक करने के लिए ये सारी चीजें होती हैं। टेक्टम उसी में हेल्प कर रहा है,
ठीक है, आइडेंटिफिकेशन में हेल्प कर रहे हैं पॉलन ग्रेन की, जब स्टिग्मा के पास जा रहे हैं। ठीक है, अब देखो पॉलन ग्रेन हैज पोर्स और फरोज इन इट। देखो बता दी थी ना कौन कौन सी लाइंस तो मैं अच्छे से प्रिपेयर करनी है, अब ये वाली लाइन भी अच्छे से प्रिपेयर कर लो कि जो पॉलन ग्रेन है उसके पास पोर्स होंगे, उसके अंदर फरोज होते हैं। फरोज का मतलब होता है ऐसा स्ट्रक्चर, ये पूरा लेयर है, एक ये रहा, एक ये रहा, अंदर ऐसे फरो, ये दिस थिंग इज नोन एज फरो। और पोर्स का मतलब तो पता ही है, छन्नी जैसा स्ट्रक्चर, अंदर एयर का एक्सचेंज हो सके, न्यूट्रिएंट्स, वाटर, इन सब का एक्सचेंज होने के लिए पोर्स पोर्स और फरोज होते हैं, है ना। कहीं से तो खाना लेगा, टेपेटम तो खत्म हो गई उसकी। द एक्साइन इज नॉट प्रेजेंट इन दीज एरियाज, इसीलिए तो पोर्स है ना, वहां पे एक्साइन नहीं होती। ठीक है, जंप पोर्स आर फॉर्म्ड व्हेन द एरियाज आर सर्कुलर। जंप पोर तब बनते हैं जब एरियाज सर्कुलर हो जाते हैं, पूरे जंप पोर बन जाते हैं। वहीं पे से फिर जंप फरोज आर फॉर्म्ड व्हेन द एरियाज आर इलोंगेटेड। तो वही बता रहे हैं कि पोर्स और जो फरोज है वो कब बनते हैं, तो जब एरिया इलोंगेट कर रहा है तब फरो बन रहे हैं, और तब वो सर्कुलर है तब पोर्स बन रहे हैं। शेप के हिसाब से बता रहे हैं कि सर्कुलर तब जब पोर्स बन रहे हैं, और इलोंगेट के केस में क्या होगा, जब वो थोड़ा सा इलोंगेशन हो जाती है अंदर, दैट इज वो किसकी वजह से हो रही है, क्योंकि वहां पे फरो फॉर्मेशन हो रही है। ठीक है, इंटाइन इज अ थिन एंड प्लायबल मटेरियल, चेंज हो सकता है। प्लायबल का मतलब है कि एक टाइम पे चेंज हो सकता है, जैसे स्पोरोपोलिन है वो चेंज नहीं हो रहा था, ये चेंज हो सकता है, प्लायबल मटेरियल होता है, तभी तो अंदर अंदर प्रेजेंट है, थिन होती है, थिक नहीं होती। तो डिफरेंस खुद को समझ आ रहा है, एक्साइन और इंटाइन में क्या डिफरेंस हो गया, वो थिक थी, स्पोरोपोलिन से बनी थी, कितना भी उसको बायोलॉजिकल और केमिकल हम थोड़ा सा प्रेशर दे दें, टॉर्चर कितना भी दे दें, वो चेंज नहीं होगा, रेजिस्टेंट है, लेकिन ये प्लायबल है। इट इज कंपोज्ड ऑफ सेल्यूलोज एंड पैक्टिन, सेल्यूलोज पैक्टोसेल्यूलोज से बनी हुई है। द इंटाइन एक्सटेंड्स आउट फ्रॉम द पॉलन ट्यूब ड्यूरिंग पॉलन जर्मिनेशन। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, जब पॉलन ट्यूब जर्मिनेशन होती है तब बेसिकली यही लेयर होती है जो कि इलोंगेट करती है, जो इंटाइन होती है। मान लो ये पॉलन, मान लो अंदर की लेयर ही बना रही हूँ अभी, ठीक है, ये इसकी बाहर की एक्साइन मान लो, तो ये सही बात है, ये चीज मैंने बोली थी कि जब स्टिग्मा पे प्रेजेंट है, लैंड करेगा स्टिग्मा पे जाके, तो बेसिकली एक स्पेस आएगा जहां से स्पोरोपोलिन थोड़ा सा हटना स्टार्ट हो जाएगा, वहीं पे एक्साइन के केमिकल्स काम आते हैं ताकि इंटरेक्शन कर सके। लेकिन जो मैंने बोला था, इलोंगेट एक्साइन नहीं करती, एक्साइन सिर्फ उसको स्पेस दे रही है, ठीक है, एंजाइमेटिक रिएक्शंस करके स्पेस दे रही है उसको। जो इलोंगेट स्ट्रक्चर करता है, जो कि पॉलन ट्यूब बना रहा होता है ऐसे, वो कौन करेगा, इंटाइन, इंटाइन बना रहा है पॉलन ट्यूब। ठीक है, तो इंटाइन वहां पे बना रहा है पॉलन ट्यूब। ठीक है, जब पॉलन ट्यूब जर्मिनेशन होती है, ठीक है, किसके ऊपर, स्टिग्मा के ऊपर, तब बेसिकली इंटाइन ही होता है जो कि बेसिकली यहाँ पे पूरी पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन करेगा। द पॉलन ग्रेन्स साइटोप्लाज्म इज हाई इन स्टार्च। देख लो इसका थोड़ा सा, पॉलन, जो पॉलन ग्रेन्स है उनके पास न्यूट्रिशन भी बहुत ज्यादा है, टेपेटम से पहले न्यूट्रिशन मिल रहा था, फिर पोर्स है अंदर और भी मटेरियल प्रेजेंट है, तो स्टार्च बहुत ज्यादा है, शुगर बहुत ज्यादा है इसके पास, और अनसैचुरेटेड ऑयल्स। अब खुद को पता होना चाहिए कौन से ऑयल्स अच्छे होते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड तो बीमारी का कारण है, घी वगैरह ये सारी चीजें, घी बटर, उनमें सैचुरेटेड होता है। ऑयल्स प्रेजेंट है, अनसैचुरेटेड है, जो कि हार्मफुल कम है, इसीलिए इनको हम सप्लीमेंट के लिए भी यूज कर रहे हैं। अच्छी चीजें है ना, स्टार्च अच्छा है, स्टार्च क्या है, कार्ब्स का काम करेगा, एनर्जी प्रोवाइड कर सकता है। अनसैचुरेटेड वैसे ही हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं, ठीक है, जो इनमें गुड कोलेस्ट्रॉल मिलता है, क्योंकि दे बिगिन टू यूनिन्यूक्लिएट एंड इवेंचुअली बिकम 2-3 सेल्ड। 2-3 सेल्ड बना देते हैं, जो पॉलन ग्रेन बेसिकली होंगे वो 2-3 सेल्ड पोर्शन में मिलते हैं, वो भी पढ़ेंगे कि 2-3 सेल्ड कैसा हो रहा है। न्यूक्लियस एक ही रहेगा, याद रख लेना, ये पूरा स्ट्रक्चर बता रहा है पॉलन ग्रेन का, न्यूक्लियस एक ही है उनके पास, बस सेल डिफरेंशिएट कर जाते हैं। उसी के हिसाब से डिवीजन अभी होगी इसमें कि 2-3 न्यूक्लिएट, या तो ऐसे रहेगा, न्यूक्लियस एक ही रहेगा, किसी एक के पास ही रहेगा, और बेसिकली 2-3 सेल्ड का स्ट्रक्चर बन जाता है, यूनिन्यूक्लिएटेड पॉलन ग्रेन एंड 2-3 सेल्ड। ये सारा तुम्हें पूरा स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। नेक्स्ट पे आ जाओ, ये रहा पूरा स्ट्रक्चर पॉलन ग्रेन का, होता क्या है, ये माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर दे रखा है, देन पूरा स्ट्रक्चर
वैक्यूल्स प्रेजेंट है अंदर, न्यूक्लियस इसके पास एक ही है, इसीलिए इसने क्या बोला था इसको, यूनी न्यूक्लिएटेड। ठीक है, एनसीईआरटी में भी लाइंस दी हुई है, यूनी न्यूक्लिएटेड पॉलन ग्रेन। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, एसिमेट्रिक स्पिंडल बनता है यहाँ पे। ये जिसने सेल डिवीजन अच्छे से पढ़ा है उन्हीं को समझ आएगा कि स्पिंडल्स बनते हैं। एसिमेट्रिक स्पिंडल तब बनता है जबकि नॉन सिमेट्रिक वाइज हमें नॉन सिमेट्री देनी है, सिमेट्री ज्यादा नहीं देनी, और बेसिकली हमें एक पार्ट सेल का हमें बड़ा बनाना है और एक छोटा बनाना है। एसिमेट्रिक स्पिंडल, अगर सिमेट्रिक बनता तो दोनों साइड से स्पिंडल बनते। ठीक है, सिमेट्रिक स्पिंडल बनते ही सेल डिवाइड हो जाता पूरा, दो सेल इक्वल इक्वल बनते। ठीक है, ये फिर सेल में भी अगर बनता है ऐसे पूरे सेम रहता तो यहाँ चेंज आता है ऐसे, अगर सिमेट्रिक स्पिंडल बनता तो। एसिमेट्रिक स्पिंडल का मतलब है कि हमें सेल में ही डिवीजन करवानी है, लेकिन उसका एक पोर्शन हमें ज्यादा बड़ा रखना है और दूसरा पोर्शन हमें स्मॉल रखना है, स्मॉल एरिया देना है। तो वही बता रहा है, ये वाला पार्ट इसने क्योंकि एसिमेट्रिक स्पिंडल बना, इसीलिए यहाँ पे जनरेटिव सेल जो है ये पार्ट छोटा बना, स्मॉल एरिया में आया, और वेजिटेटिव सेल ज्यादा है क्योंकि नरिशमेंट हमको ज्यादा चाहिए। ठीक है, ये जनरेटिव होता है, इसके रिप्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और ये इसके न्यूट्रिशन के लिए। ठीक है, तो वेजिटेटिव सेल किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर है और वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऊपर टेट्राड बना हुआ है, यही टेट्राड है, आइसोबाइलेटरल है ना टेट्राड, पढ़ा था माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में, आइसोबाइलेटरल टेट्राड है। ठीक है, और साथ में बेसिकली क्या बता रहा है कि माइक्रोस्पोर बन कैसे रहे पॉलन ग्रेन में, माइक्रोस्पोर मैच्योरिंग इनटू पॉलन ग्रेन कैसे बन रहा है, तो पूरा स्ट्रक्चर पता चल गया। जो ज्यादा वाला पार्ट है वेजिटेटिव सेल बना रहा है वो, देन जनरेटिव सेल, दोनों सेल्स के नेम लर्न करने हैं, एक वेजिटेटिव सेल दूसरा जनरेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल बेसिकली पॉलन ग्रेन को न्यूट्रिशन देगा, जनरेटिव सेल इसलिए होता है उसके रिप्रोडक्शन की प्रोसेस के लिए, आगे जो जर्मिनेशन होना है उसका, वहां पे ये काम आता है। आ गया समझ पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर, इसको बाद में बताऊंगी पॉलन ग्रेन के प्रोडक्ट में जब आएंगे, पहले यहाँ पे देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पॉलन ग्रेन के बारे में पढ़ रहे हैं, देख लो, इन कैलोट्रोपिस एंड ऑर्किड्स द पॉलन ऑफ ईच एंथर लोब फॉर्म्ड अ कैरेक्टरिस्टिक मास नोन एज पॉलिनियम। बता दिया था पॉलिनियम ऑर्किडेसी में बन रहा था ना, पूरा मास बन जाता है। अगर एंथर की बात करें तो पॉलन ग्रेन जैसा और फ्लावर्स में, हिबिस्कस में तुम देखोगे अलग अलग इंडिविजुअल सेल्स बने होते हैं, यहाँ पे ऐसे नहीं होता, यहाँ पे पूरा मास, पूरा उसका एक छत्ता बन जाता है। ठीक है, तो पॉलिनियम उसी को हम बोल रहे हैं, जो एक एग्रीगेशन बनी हुई है सारे पॉलन ग्रेन्स की, और जब इंसेक्ट्स क्रॉस पॉलिनेशन करते हैं उनके साथ तो पूरा का पूरा मास उनके साथ जाता है, तो एंथर खाली रह जाते हैं तब। तो वही ये बता रहा है, तो ये किस में था, ऑर्किड्स में और कैलोट्रोपिस में। एग्जाम्पल याद रख सकते हो कि पॉलिनियम किस किस में बन रहा है। Pollen grains are classified as monoclopate with one jump pore, biclopate, two jump pores, triclopate। तीन है जंप पोर्स के हिसाब से, कि या तो उसके पास एक जंप पोर हो, दो जंप पोर, और जंप पोर की बात करें, जंप पोर्स क्या बोल रहे थे, एक्साइन में जो बने हुए हैं, और उसी एक्साइन में जो जंप पोर्स बनते हैं, देख लो, जंप पोर्स बनते हैं, किसको बोल रहे हैं, जहां पे, ये इतना ही याद रख लेता, वेयर sporopollen sporopollen is not present, जहां पे स्पोरोपोलन प्रेजेंट नहीं है उसी को हम पोर बोल रहे हैं, और उसी पार्ट से फिर पोलन ट्यूब जर्मिनेट करेगी। इंटाइन से आ रही है लेकिन एक्साइन से भी तो कुछ चाहिए ना, जब वो इंटाइन से ग्रोथ करेगी तो एक्साइन से निकलने के लिए भी तो कुछ चाहिए वहां पे, तो इसीलिए वहां पे क्या प्रेजेंट है, स्पोरोपोलन प्रेजेंट नहीं है, जंपोर प्रेजेंट है। तो उसी के हिसाब से इन्होंने मोनोक्लोपेट, ट्राइक्लोपेट, बाइक्लोपेट टर्म दे रखा है कि बेसिकली वहां पे जंपोर कितने प्रेजेंट है। ठीक है, द स्टडी ऑफ पॉलन सिस्टम्स एज प्लाइनोलॉजी, पॉलन की स्टडी भी करते हैं, बॉटनी में आते हैं, जो कि मेजर बॉटनिस्ट वगैरह जो बॉटनी वगैरह ज्यादा डिटेल में पढ़ते हैं, रिसर्च टॉपिक्स में आता है पैलिनोलॉजी। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, पॉलन ग्रेन की स्टडी। पॉलन ग्रेन की स्टडी कर रहे हैं तभी स्ट्रक्चर का पता चला, उसका कैसे बन रहा है, फॉर्मेशन का पता चला, इन्वायरमेंट में कैसे सर्वाइव कर पा रहा है उसका पता चल रहा है। पॉलन प्रोडक्ट्स आजकल इतने मार्केट में अवेलेबल है, हम खा रहे हैं सप्लीमेंट्स के लिए, अपने न्यूट्रिशन के लिए, अपने नरिशमेंट के लिए, तो उसके लिए स्टडी इंपॉर्टेंट है पढ़नी, दैट इज पैलिनोलॉजी। ठीक है, इतना समझ आया पॉलन ग्रेन। अब आ जाते हैं इधर,
डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट, मेल गैमेटोफाइट कैसे बन रहा है, यानी पॉलन ग्रेन कैसे बन रहा है, मेल गैमेटोफाइट के सेल्स को इसने क्या बोला, पॉलन ग्रेन्स। मेल गैमेटोफाइट का सेल ही क्या होता है, पॉलन ग्रेन। तो उसी को कह रहा है कि उसका डेवलपमेंट कैसे बन हो रहा है। तो वो खुद को हमें पता है, अभी हमने पढ़ा कि वहां पे क्या होगा, बेसिकली एक वेजिटेटिव सेल है, एक सिमेट्रिक स्पिंडल बनेगा, एक वेजिटेटिव सेल बनेगा, एक जनरेटिव सेल बनेगा, वही पढ़ना है यहाँ पे। Inside the pollen grain के अंदर the nucleus grows in size, nucleus divide कर रहा है, uninucleated है, it divides mitotically and give rise to two unequal daughter cells। उसी के अंदर माइटोसिस होता है, हैप्लॉइड ही सेम रहती है, हैप्लॉइड था तो हैप्लॉइड ही रहेगा, दो अनइक्वल डॉटर सेल बन रहे हैं, ठीक है। अ लार्जर वेजिटेटिव सेल और ट्यूब सेल और अ स्मॉलर जनरेटिव सेल। एक वेजिटेटिव सेल बनता है, ठीक है, अनइक्वल, और दूसरा स्मॉलर जनरेटिव सेल, ठीक है, दूसरा जो बनेगा दैट इज जनरेटिव सेल। पॉलिनेशन कैन टेक प्लेस व्हेन द पॉलन ग्रेन इज टू सेल्ड। पॉलिनेशन कब होगी, जब टू सेल्ड होगी, दोनों चीजें चाहिए उसके पास, जनरेटिव सेल भी और साथ में वेजिटेटिव सेल, तभी तो उसको मैच्योर माना जाएगा ना, तभी बेसिकली पॉलिनेशन हो सकती है। कोई सेल है, कोई पॉलन ग्रेन है, वो उतना मैच्योर हो ही नहीं पाया, तो वो पॉलिनेशन नहीं कर सकता, कैपेबिलिटी नहीं है उसके पास, ठीक है। तो दोनों सेल्स होंगे और थ्री सेल्ड, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि तीनों सेल्ड होने चाहिए उसके पास, ठीक है। पूछते हैं कि मेजॉरिटी पॉलिनेशन किस केस में होता है, तो या तो टू सेल्ड पे हो जाएगा, दोनों सेल्स हो, या फिर थ्री सेल्ड। थ्री सेल्ड में क्या होता है ना कि वो गैमीट जो होता है, बेसिकली हम पढ़ेंगे कि वो अपना एक गैमीट भी रिलीज कर देता है, ठीक है, एक गैमीट और बना लेता है उसमें, उसी को हम थ्री सेल्ड बोलते हैं। न्यूक्लियस भी डिवाइड कर जाता है उस केस में, ठीक है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, थ्री सेल्ड स्टेज। वहां पे दो मेल गैमीट भी आ जाते हैं, ठीक है। इन प्लांट्स हाउएवर सच एज सीरियल्स, जो होती है, जो अनाज वगैरह है, मेल गैमीट्स फॉर्म while the pollen is still within the anther। इसमें इन केस में कब बनता है, जब पॉलन एंथर के पास ही है, अभी रिलीज नहीं हुआ है, तब भी मेल गैमेट्स फॉर्म हो रहे हैं। तो ये कुछ एक्सेप्शन बता रहा है। व्हेन पॉलन इज शेड एट द टू सेल स्टेज, द जनरेटिव सेल डिवाइड्स आफ्टर द पॉलन हैज लैंडेड ऑन द स्टिग्मा। तो वही बता रहे हैं, पॉलन शेड कब हो गया है, टू सेल स्टेज पे, और जो जनरेटिव सेल है वो डिवाइड कर रहा है, जनरेटिव सेल रिप्रोड्यूस कर रहा है। होता क्या है ना, जो थ्री सेल स्टेज है, एक तुम्हें ये वाली स्टेज समझ आ गई, वेजिटेटिव सेल, बता देती हूँ इसी चीज को, वेजिटेटिव सेल है, तो दूसरे केस में क्या कह रहा है यहाँ पे, तुम्हारा कौन सा सेल है, वेजिटेटिव सेल हो गया, और साथ में जनरेटिव सेल। डायग्राम देख लेते हैं एक बार, रुक जाओ जी, ठीक है, यूनी न्यूक्लिएटेड ही था, लेकिन डिवीजन हो रही है, तो दोनों यहाँ पे क्या हो रहा है, एक सेल में माइटोसिस हो रही है, तभी ये बन रहा है, माइटोसिस हो रही है तो ये प्रोसेस हो रही है। अब आगे देख लेते हैं, दैट इज यहाँ पे कहाँ गया, ये रहा, है ना। तो इसमें मैंने तुम्हें क्या बताया कि एक वेजिटेटिव सेल हो गया ये रहा, और दूसरा न्यूक्लियस, क्योंकि माइटोसिस हुई, दोनों सेल्स डिवाइड कर गए, तो यहाँ पे कब क्या आ जाएगा, जनरेटिव सेल। अब मैंने बोला कि जनरेटिव सेल का काम, वेजिटेटिव सेल का कुछ नहीं होने वाला है, ये खाना ही देगा, इसका काम है न्यूट्रिशन देना। जनरेटिव सेल में चेंजेस आने स्टार्ट हो जाते हैं, वो रिप्रोडक्शन कराते हैं, तो बेसिकली वो अपने दो गैमीट बना लेते हैं। यहाँ की जो सेल है ये डिवाइड, ऐसे डिवाइड हो जाता है, और ये दोनों ऐसे डिवाइड हो जाते हैं, दो गैमीट्स, दो मेल गैमीट्स बन जाते हैं, ये पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर होता है। तो ये जो दो है ना, इन्हीं को हम टू मेल गैमीट्स बोलते हैं। ये टू मेल गैमीट्स ही जो है जाएंगे, तो इन्हीं की आगे प्रोसेस होती है, यही जाके फर्टिलाइजेशन करते हैं। एक जाके किसके पास जाएगा, एग के पास जाएगा, ताकि सिंगैमी हो सके, जाइगोट बन जाता है। दूसरा मेल गैमेट किसके पास जाएगा, पोलर न्यूक्लियाई के पास, पोलर न्यूक्लियाई के साथ क्या बनाएगा, जाके एंडोस्पर्म, ठीक है। तो यही फेट होता है टू मेल गैमेट्स का, ठीक है। तो यही बता रहा है कि कुछ में तो टू सेल स्टेज पे शेड हो जाता है, और कुछ में थ्री सेल्ड में, थ्री सेल्ड में तो डायरेक्टली, और अगर टू सेल स्टेज में हो रहा है तो बेसिकली लैंड करेगा जाके, और जब कंपैटिबल उसको लगेगा तब वो डिवीजन स्टार्ट कर देता है, तब पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है, और तब दोनों गैमेट्स पॉलन ट्यूब से होते हुए ओवरी तक चले जाते हैं, फीमेल पार्ट में, ठीक है।
देन कम टू नेक्स्ट, खत्म हो गया है पॉलन ग्रेन का पार्ट ऑलमोस्ट। कुछ चीजें पता होनी चाहिए सेल्स के बारे में, उनकी प्लॉइडी के बारे में, स्ट्रक्चर कैसा प्रेजेंट है, एक्साइन इंटाइन, ठीक है, ये सारी चीजें डायग्राम्स भी बना देना। जब भी पॉलन ग्रेन का क्वेश्चन पूछे जाए डायग्राम्स भी बनाने हैं, जो एनसीईआरटी में दिए हुए हैं वही डायग्राम्स बनाने हैं। द जनरेटिव सेल्स साइटोप्लाज्म कंटेन्स लिटिल कंजर्व्ड फूड, मटेरियल खाना उसके पास कम होता है क्योंकि उसका मेजर काम क्या है, रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में हेल्प करना। जो वहां पे पूरी फर्टिलाइजेशन हो रही है वो ये करवा रहा है, तो इसीलिए कंजर्व फूड इसके पास कुछ खास नहीं है। अगर इसको लेगा भी तो किससे लेगा, कंजर्व फूड, जो वेजिटेटिव सेल के साथ, ठीक है। वाइल द वेजिटेटिव सेल साइटोप्लाज्म, इसके पास अच्छा खासा खाना पीना होता है, फैट है, कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन ग्रेन्यूल्स, सारी चीजें इसके पास रहेंगी। क्यों? क्योंकि इसका मेजर काम ही यही है कि नरिशमेंट प्रोवाइड करे। नरिशमेंट प्रोवाइड करने के लिए मेजर काम इसका यही है कि नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा, तो इसीलिए सारी चीजें इसके पास है, फैट्स इसके पास रहेगी, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन ग्रेन्यूल्स, सारी चीजें, ठीक है। तो ये तुम्हें पता होना चाहिए किसका क्या मटेरियल है अंदर। स्ट्रक्चर समझ आ गया, इतना पॉलन ग्रेन हो गया है, ओके, ठीक है। तो पॉलन ग्रेन की ऑलमोस्ट चीजें हमने पढ़ ली हैं, स्ट्रक्चर पढ़ लिया, कैसे बना, टेट्राड से बना, माइक्रोस्पोर के ये सेल्स होते हैं, उनके कुछ फीचर्स तुम्हें पता होना चाहिए, स्पोरोपोलिन क्या होता है वो तुम्हें पता होना चाहिए। ऑलमोस्ट पॉलन ग्रेन अभी तक कवर कर चुके हैं। अब आगे क्या आते हैं, पॉलन प्रोडक्ट्स। आजकल ट्रेंड क्या चल रहा है कि प्लांट फ्लावर रेमेडीज चल रही है इस टाइम पे, होम्योपैथिक जो होते हैं ना, फ्लावर रेमेडीज बनाते हैं वो। तो बेसिकली क्या होता है कि पॉलन जो होते हैं फ्लावर से ही मिल रहे हैं हमको, प्लांट से मिल रहे हैं, एंजियोस्पर्म से, तो उनके कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि हम खा सकते हैं नरिशमेंट के लिए, खुद के फूड सप्लीमेंट की तरह ले सकते हैं, तो उन्हीं को हम पॉलन प्रोडक्ट्स कह रहे हैं। दिखा देती हूँ कौन कौन सा है, एनसीईआरटी में पिक्चर भी दी हुई है एक पॉलन प्रोडक्ट्स की, देख लो क्या चीजें हैं। एक तो ये है, क्रीम बनी हुई है, एनर्जी शेक, ठीक है, जिम वगैरह जो जा रहे हैं उनके लिए, ठीक है, ऑयल है, सीरम वगैरह जो भी है, तो वो सारी चीजें बनी हुई है पॉलन से। देन यहाँ पे क्या बनी हुई है, पॉलन गोल्डन पॉड्स, दीज आर टेबलेट्स, टेबलेट्स बनी हुई है, फूड सप्लीमेंट का ही पार्ट हो गया ना, तो वही ये बता रहा है, पॉलन से बनी होती है। क्योंकि पॉलन में क्या पढ़ा मैंने, वेजिटेटिव सेल के पास एडिक्वेट अमाउंट ऑफ फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन ग्रेन्यूल्स, ये सारी चीजें हैं, तो इसीलिए इस टाइम पे पॉलन प्रोडक्ट्स का काफी चलन चल रहा है, ठीक है। पॉलन सप्लीमेंट्स, सप्लीमेंट्स का मतलब क्या है कि जब हमारी, सप्लीमेंट्स की डेफिनेशन खुद को पता होनी चाहिए कि जब हमारी जो किसी भी पर्टिकुलर कोई भी न्यूट्रिएंट है उसकी जो डिमांड है वो नॉर्मल हमारे डाइट से कंप्लीट नहीं होती, तब हमें सप्लीमेंट्स लेने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हम खाना खा रहे हैं और हमारी आयरन की डिमांड है, तब भी हमें अनीमिया हो रहा है ना, खाना खा रहे हैं एडिक्वेट अमाउंट, तब बेसिकली जो डॉक्टर्स वगैरह हैं वो सप्लीमेंट्स हमको देते हैं। तो सप्लीमेंट्स हमें इनसे भी मिल सकता है, प्लांट प्रोडक्ट से भी मिल सकता है, जरूरी नहीं है हम सारे एलोपैथिक सप्लीमेंट्स ही खाएं, कुछ प्लांट प्रोडक्ट से भी ले सकते हैं, जो आयुर्वेदिक वगैरह सब में आते हैं, जड़ी बूटियां वगैरह, ठीक है। पॉलन ग्रेन इज हाई इन कार्बोहाइड्रेट्स, अनसैचुरेटेड ऑयल्स, सारी चीजें इसके पास हैं। दे आर टेकन इन द फॉर्म ऑफ टेबलेट्स, ले सकते हो, सिरप, सिरप इनके बनते हैं, एंड आर यूज टू इम्प्रूव वाइटल बॉडी फंक्शंस। वाइटल बॉडी फंक्शंस मतलब कि रेस्पिरेशन अच्छा कर देंगे, सर्कुलेशन अच्छा कर देंगे, ठीक है, ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी बढ़ा देंगे। क्यों ले रहे हैं सप्लीमेंट्स, ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी बढ़ानी है, हीमोग्लोबिन बढ़ाना है, तो वाइटल फंक्शंस को बढ़ाने के लिए हम ये सप्लीमेंट्स ले सकते हैं। पॉलन कंजम्पशन बूस्ट परफॉर्मेंस एंड इज यूज्ड बाय एथलीट्स एज वेल एज रेस हॉर्सेस, दिए जाते हैं एथलीट्स को, दिए जाते हैं, ये वीगन सप्लीमेंट्स होते हैं क्योंकि, और साथ में रेस हॉर्सेस, बहुत सारे देशों में ये चीज है, वो हॉर्सेस की रेस वगैरह करा रहे होते हैं वहां पे, तो उनको उनकी बेसिकली परफॉर्मेंस बढ़ानी होती है कि अच्छा उनको एक पूरा अच्छा परफॉर्मेंस मिले वहां पे, ठीक है, जो भी मैचेस वगैरह वो कराते हैं हॉर्सेस के बीच में, ठीक है, होता है कुछ कंट्रीज में, तो बेसिकली उनको क्या करते हैं, सप्लीमेंट्स देते हैं ये वाले। प्लांट प्रोडक्ट्स ही दे सकते हैं, हर्बीवोर्स हैं, अगर पता है ना जो हॉर्स होता है वो हर्बीवोर होता है, तो उसको इसीलिए एकदम प्लांट प्रोडक्ट ही दिया है उन्होंने, वीगन प्रोडक्ट दिया है बिल्कुल, ठीक है। तो ये हो गया फूड पॉलन सप्लीमेंट्स, जो कि पॉलन प्रोडक्ट का पार्ट है। नेक्स्ट चीज आती है पॉलन क्रीम्स, क्रीम्स बनाई जाती हैं। पॉलन रेज प्रोवाइड यूवी प्रोटेक्शन, ये ज्यादा लोगों को पता नहीं होगा, यूवी रेज जो होती है जो कि स्किन कैंसर का कारण होती है हम लोगों में, तो बेसिकली यूवी प्रोटेक्शन ये प्रोवाइड करेगा। एज अ रिजल्ट दे आर यूज्ड इन क्रीम्स, क्रीम में यूज करते हैं, इमल्शंस में यूज करते हैं, टू प्रोवाइड स्किन स्मूथनेस एंड प्रोटेक्शन। सनस्क्रीन वगैरह में हम देख सकते हैं जो कि
लेकिन ये चीजें महंगी आती होंगी क्योंकि प्रॉपरली वीगन है ये और प्लांट प्रोडक्ट से बनाई जा रही है, ऑर्गेनिक चीजें इसीलिए ज्यादा महंगी आती हैं। ठीक है, तो वही कह रहा है प्रॉपरली पूरा एकदम वीगन प्रोडक्ट है और साथ में ऑर्गेनिक है, तो इसीलिए उसका कह रहे हैं ये कि साथ में यूवी प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है कौन, पॉलन ग्रेन्स। उसके पास एक फीचर है, तो उसकी आप बेसिकली क्रीम्स वगैरह लगाना स्टार्ट कर दो तो वो सनस्क्रीन का ही काम करेंगी बॉडी पे। ठीक है, अल्ट्रा वायलेट रेस से बचाने का काम करती है। तो समझ आ गया, पॉलन प्रोडक्ट्स में दो चीजें हो गई, आपके पॉलन सप्लीमेंट्स देन पॉलन क्रीम्स। अब नेक्स्ट चीज आ जाए दैट इज पॉलन वायबिलिटी। पॉलन रिलीज हुआ एंथर से, कितने टाइम तक वायबल है, कितने टाइम तक उसके पास कैपेसिटी है कि वो जर्मिनेट कर सकता है, पॉलन ट्यूब बना सकता है, दैट इज पॉलन वायबिलिटी। कितने टाइम तक, चाहे वो 1 मिनट का टाइम हो, 2 मिनट का टाइम हो। ठीक है, वही तो पॉलन वायबिलिटी में देख लो, रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ टाइम दैट पॉलन ग्रेन्स रिमेन वायबल फंक्शनल। कब तक फंक्शनल है, कब तक वायबल है। ठीक है, कब तक वायबल रहेंगे और कब तक फंक्शनल रहेंगे, तो उसी को ये क्या कह रहा है, दैट इज पॉलन वायबिलिटी। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाओ। इट इज एस्टिमेटेड बाय टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। किसी भी एनवायरनमेंट में टेम्परेचर कैसा है पता है ना, अगर टेम्परेचर ज्यादा हाई कर दो तो एक टाइम पे पॉलन में सूख जाते हैं। ठीक है, फिर वो वायबल नहीं रहेंगे, उतना जर्मिनेट नहीं कर पाएंगे, एक प्रॉपर अमाउंट ऑफ मॉइस्चर जो है उनमें वो खत्म हो गया। तो इसीलिए ह्यूमिडिटी भी है साथ में, दोनों चीजें हैं, दोनों फैक्टर्स उसको अफेक्ट कर रहे हैं। पॉलन ग्रेन की वायबिलिटी कैसी रहने वाली है, वो दो चीजों से यहाँ पे हम मेजर कर रहे हैं, एक ह्यूमिडिटी और दूसरा उसकी टेम्परेचर पर्टिकुलर एनवायरनमेंट की। फॉर 30 मिनट्स पॉलन ग्रेन्स आर वायबल। ये एक स्टैट्स दे रखा है इन्होंने, एक आंकड़ा दे रखा है कि 30 मिनट्स तक तो रहता है। ठीक है, बाकी एनसीईआरटी से भी रीड कर सकते हो कि और अलग अलग फ्लावर्स, अलग अलग प्लांट्स में पॉलन ग्रेन्स कब तक वायबल रहेगा, वो सारी चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो 30 मिनट्स तक तो रहता है कि 30 मिनट्स एंथर से रिलीज हुआ तो 30 मिनट्स तक किसी भी स्टिग्मा के पास इतना पॉलन के पास कैपेसिटी है कि किसी भी स्टिग्मा के पास जाएगा और वो बेसिकली जर्मिनेट कर सकता है। अगर उस टाइम पे वो क्रॉस पॉलिनेशन के कांटेक्ट में आ रहा है, स्टिग्मा के कांटेक्ट में आ रहा है तो पॉलिनेशन कर सकता है, लेकिन विद इन 30 मिनट्स, उसके बाद नहीं। ठीक है, देन आता है पॉलन एलर्जी। क्या होता है, कुछ लोगों को एलर्जीज होती है। ठीक है, एलर्जी का मतलब क्या है कि खुद का इम्यून सिस्टम का एक एक्साग्रेटेड रिस्पॉन्स है, पढ़ा था ये हमने एलर्जी के बारे में ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में। तो पॉलन से भी एलर्जी होती है। ठीक है, बहुत सारे लोगों को होती है और काफी एलर्जी के काफी एकदम अनोइंग सिम्टम्स हो सकते हैं, वाटरी आईज, वाटरी नोज। ठीक है, नाक का बहना, बेसिकली कॉन्टिन्यूसली छींक आ रही है। ठीक है, पॉलन ग्रेन्स कॉज सीवियर एलर्जीज। बहुत सारी एलर्जीज होती है इसकी क्योंकि काफी एक माइन्यूट स्ट्रक्चर है। नोज, अगर नोज में बेसिकली घुस गया, ठीक है, तो जो सेप्टम यहाँ प्रेजेंट होता है नोज में, नेजल चैम्बर में, तो नोस्ट्रिल्स के जो हेयर्स है उसको बाहर नहीं निकाल सकते। ठीक है, इतना वो हो जाता है, तो वो जाके ब्लॉक हो जाता है, रेस्पिरेटरी में चला जाएगा, तो इन्फ्लामेशन भी कर सकते हैं। ठीक है, इट कॉजेज फीवर, फीवर भी करेगा, साथ के साथ एलर्जी का सिम्टम है जो कि एज अ कॉमन रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स भी करता है, जैसे कि एस्थमा करता है, ब्रोंकाइटिस, क्योंकि पॉलन ग्रेन, चलो हे फीवर तुम्हें समझ आता है कि हे फीवर के केस में क्या है कि जाके नोज में ब्लॉक हो गया, नेजल चैम्बर में ब्लॉक हो गया, सेप्टम में उसने चेंजेस कर दिए, तो वो समझ आता है। उसमें क्या होगा, नॉर्मल जो हे फीवर के सिम्टम्स होते हैं, छींकना, वाटरी आईज, ये सब रहेगा। लेकिन दूसरा क्या है कि वो काफी माइन्यूट स्ट्रक्चर है, वो इन्फेक्शन भी कर सकता है। वो अगर चला गया रेस्पिरेटरी सिस्टम पे पूरे, तो बेसिकली वहां पे ब्रोंक्यूल्स में घुस जाएगा, वहां पे ब्लॉक कर देगा, वहां पे इन्फ्लामेशन कर सकते हैं। साथ में एस्थमा, ब्रीथलेसनेस हो सकती है। एस्थमा में क्या होता है, एपिसोडिक इवेंट्स होते हैं। एस्थमा इज द एपिसोडिक इवेंट्स ऑफ कॉन्टिन्यूअस ब्रीथलेसनेस। अचानक से आपको ब्रीथलेसनेस होने लगती है, तो एस्थमा में क्या कह रहा है कि डिस्निया होने लगता है, दैट इज ब्रीथलेसनेस। ठीक है, तो ब्रीथलेसनेस होता है, कंटिन्यूअसली ब्रीथलेसनेस रहती है एस्थमा के केस में। ठीक है, काफी ज्यादा केसेस हो सकते हैं एस्थमा। और ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकाइटिस इज द इन्फ्लामेशन आइटिस मतलब कि इन्फ्लामेशन ऑफ व्हाट, ब्रोंकाई, ब्रोंकाई। ठीक है, इनका हो सकता है इन्फ्लामेशन, पड़ा है ना लंग्स का स्ट्रक्चर, लेफ्ट एंड राइट प्रिंसिपल ब्रोंकस, देन प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, उसमें ये इन्फ्लामेशन कर सकता है। ठीक है, तो देख लो छोटी सी चीज है लेकिन इन्फ्लामेशन कितना ज्यादा कर रही है। ठीक है, अब एक बता रखा है एनसीईआरटी का, ये एग्जाम्पल है ये,
कैरेट ग्रास दैट इज पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस, ठीक है, पार्थेनियम ही याद रख लेना, इतना बड़ा नाम नहीं याद रखना, कैरेट ग्रास, ठीक है, इज अ मेजर एलर्जन सोर्स, क्योंकि इससे एलर्जी बहुत होती है, ठीक है, एलर्जन मतलब कि जिससे एलर्जी हो रही हो। इट ऑल्सो हार्म्स द इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स को खराब करेगा आके। इट अराइव्ड इन इंडिया अलोंग साइड इम्पोर्टेड वीट, जब इंडिया में ना इम्पोर्टेड वीट आ रहा था तब उसके साथ साथ ये खरपतवार के जैसे ही आ गया, जो वीड्स वगैरह होते हैं वैसे ये पार्थेनियम जो कैरेट ग्रास था वो उसके साथ होते हुए आ गया जब वीट इंपोर्ट किया जा रहा था इंडिया में, तो उससे चांसेस होते हैं बहुत ज्यादा पॉलन एलर्जी होने के। तो एग्जाम्पल दे रखे कि एलर्जन ये है, इसके जो पॉलन्स होते हैं बहुत बुरी एलर्जी कर देते हैं वो लोगों में, तो वो सारी चीजें तो हमें पता होनी चाहिए। एग्जाम्पल याद रख लेना, पॉलन वाइबिलिटी, पॉलन एलर्जी, ऑलमोस्ट पॉलन ग्रेन खत्म हो गया है, तो जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो हम ऑलमोस्ट खत्म कर चुके हैं। सारा कोशिश करना कि पूरा स्ट्रक्चर रिवाइज कर लो, पॉलन ग्रेन की पूरी माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ये सारी प्रोसेसेस रिवाइज कर लेना। अब हम फीमेल वाला स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।